नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हरु सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत कल यानी शुक्रवार की दो बड़ी खबरों से करते हैं। कल काशी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में बेहद अहम दिन है, क्योंकि कल कोर्ट के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का सर्वे होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। कल सुबह शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है और केदार धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी खबर की करते हैं। तो ये दो कल की सबसे बड़ी खबरें रहने वाली हैं। कल इन्हीं दो बड़ी खबरों पर नजर रहेगी। सबसे पहले वाराणसी की बात करेंगे, जहां वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में दिन बहुत अहम है कल का, क्योंकि कल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अदालत आदेश पर सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जाना है। कल दोपहर 3 बजे काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी का सर्वे का काम शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे का विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम पक्ष के पक्षकार प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि किसी भी सूरत में कमीशन के सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष और मंदिर पक्ष के वकीलों का क्या कहना है, ये आप सुनिए। कहना है कि जो वादी की जो कमीशन की जो दरखास्त है वो अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि साहब प्लाट नंबर 9531 में वाद पत्र के अनुसार रिपोर्ट दे। अब कमिश्नर साहब मौके पे जाके 9531 प्लाट नंबर को लोकेट कैसे करेंगे? कोई वाद पत्र में कोई चौहद्दी नहीं है, कोई नाप नहीं है, तो ये मौके पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना संभव नहीं है। बात तो सही है। उन्होंने अभी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जो प्रार्थना पत्र 54G है, उसी हिसाब से कह दिया कि मैं जो कमीशन की कार्रवाई होगी, वीडियोग्राफी वगैरह होगा, आईडियो का फोटो होगा, ये कहाँ रखेंगे, इसको रखने का स्थान सुनिश्चित कराया जाए। और एक दिया कि सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त तक में कमीशन कार्रवाई समय सीमा कर दिया जाए। गड़बड़ हो या न हो, अब उनके दिमाग में जब आया हो, जब इस बात को आया कहीं न कहीं से कुछ होगा, और माननीय न्यायालय द्वारा इसका निस्तारण भी कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है कि वो अपने आदेश में कि आयुक्त कमिश्नरेट इसकी व्यवस्था करे। अब तक महाराष्ट्र की सीमाओं में रहकर राजनीति करने वाले राज ठाकरे ने अगले महीने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का ऐलान किया है। दरअसल मुंबई में लाउडस्पीकर का विरोध करके फिर से चर्चाओं में आए राज ठाकरे अब अयोध्या का दौरा करके हिंदुत्व की राह पर चलने की तैयारी में हैं। लेकिन ठाकरे के दौरे से ठीक पहले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें एक चुनौती दी है। हनुमान जी के नाम पर मई में महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ाने के बाद राज ठाकरे ने जून में यूपी आकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का ऐलान किया। लेकिन राज ठाकरे के अयोध्या कूच से ठीक पहले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के पुराने कारनामों की याद दिलाते हुए अयोध्या में एंट्री से पहले ठाकरे के सामने उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की बड़ी शर्त रख दी। ये मेरा व्यक्तिगत विरोध है और ये मन को जो मेरे मन जो है ये आज से नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब टैक्सी के नाम पर, उत्तर भारतीय के नाम पर और मराठा मानुस के नाम पर टैक्सी वालों को पीटते थे, विद्यार्थियों को पीटते थे, मजदूरों को पीटते थे। और मैं तब से सोच रहा था कि कहीं मुलाकात हो, लेकिन संजोग नहीं बनी। मुलाकात कभी हुई नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आपकी यह राजनीति क्या है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अपना संदेश देते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी तो उन्हें किसी भी हाल में अयोध्या की सीमाओं में एंट्री नहीं मिलेगी। हम नहीं घुसने देंगे भैया, नहीं घुसने देंगे। अगर राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे, तो मैं जो है नंदनी गौ माता की सेवा करता हूं। और नंदनी गौ माता की सेवा दिलीप ने किया था। दिलीप से रघु हुए थे और रघु से अज हुए थे, अज से दशरथ हुए, दशरथ से राम हुए थे। मैं उस पीढ़ी का हूं,
मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर मेरा इतिहास आओ चल करके, मैं घुसने नहीं दूंगा। दरअसल राज ठाकरे अब तक महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की मौजूदगी की विरोध के नाम पर अपनी राजनीति करते चले आए हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासत में कोई जगह नहीं बना पाने के बाद पहले तो अपनी पार्टी का झंडा बदला और अब वो अपना एजेंडा भी बदलकर हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। लेकिन रामलला के नाम पर अपनी राजनीति को नया मोड़ देने से पहले राज ठाकरे को आईना दिखाकर अब भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने माफी की मांग करके ठाकरे के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये सीएम योगी का दूसरा अयोध्या दौरा होगा। तकरीबन 22 घंटे के अपने दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा होगी और इसके बाद सीएम बेगमपुरा इलाके में मलिन बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बसंती नाम की महिला के घर जाएंगे और वहां दलित परिवार के साथ भोजन करेंगे। ये वही दलित परिवार का मकान है जो कल यहाँ पर भोजन करने का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, ये बसंती का मकान है, यहीं पर इनके यहाँ भोजन करेंगे और 1 घंटे लगभग बताया जा रहा है कि भोजन करेंगे और साथ ही साथ हालचाल भी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार का दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का पर चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ जो है गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और जो है वह सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात करेंगे और फिर अधिकारी गण से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं पे चर्चा भी करेंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। उधर सपा के दिग्गज नेता और जेल में बंद विधायक आजम खान की जमानत याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में 10 दिनों में अब अपना फैसला सुना सकती है। आजम खान के खिलाफ कुल 87 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 86 मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब सिर्फ शत्रु संपत्ति के एक मामले में ही आजम खान को जमानत मिलनी बाकी है। आजम खान जिस इकलौते मामले में सीतापुर जेल में बंद है, वो शत्रु संपत्ति और वक्फ बोर्ड के विवाद से जुड़ा हुआ है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड की एक जमीन को अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के नाम पर करा लिया था। लेकिन इस मामले में भी अगर आजम खान को जमानत मिल गई तो तकरीबन 2.25 साल के बाद आजम की जेल से बाहर आने का जो उनका रास्ता है वो साफ हो जाएगा। अगर इस मामले में जमानत मिल जाती है आजम खान को तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? बस सिर्फ इसी यही एक मामला है जिसमें जमानत बाकी है। अगर ये जमानत मिल गई तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो फैसला कब तक आने की उम्मीद है? मई के दूसरे हफ्ते में। क्या नहीं, कोई डेट नहीं दिया। कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मई के दूसरे हफ्ते में जजमेंट दें। तो आजम खान की जमानत अर्जी पर मई के दूसरे हफ्ते में फैसला आने की उम्मीद है और अगर इस मामले में आजम खान को जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इसी बीच कानपुर में अखिलेश यादव आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर बिफर पड़े। अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार वालों को ईद की बधाई दी, साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा बताए कि आजम खान पर किन किन अधिकारियों से केस लगवाए थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने लखनऊ और दिल्ली में आजम खान पर केस दर्ज करवाने वाले परिवारों से मुलाकात की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दबाव में उन्होंने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज करवाए थे। आदरणीय आजम खान साहब के परिवार को भी मुबारकबाद मैं आपके माध्यम से देता हूं और पहले भी दिया मैंने। देखिए, आप उनके साथ अन्याय हुआ उसकी कहानी नहीं बता रहे। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब इतना इंटरेस्ट ले रहे हो मुझ में और आदरणीय आजम खान साहब में, तो कम से कम इतना इंटरेस्ट तो दिखाओ आप। और बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये इंटरेस्ट दिखाओ कि आखिरकार किन अधिकारियों के माध्यम से आपने मुकदमे लगवाए थे। मैं उन परिवारों को बुलाया था, मैंने दिल्ली में और लखनऊ में जिन परिवारों ने उन पे मुकदमे लगाए थे, मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी
कुछ लोगों से मैंने कहा कि क्यों मुकदमा लगा रहे हो इतने बड़े नेता पर, तो बोला कि सरकार पे हमारा इतना दबाव है कि हमारी जान भी जा सकती है। अगर हमने आपकी मदद की तो हो सकता है बीजेपी की सरकार में हमारी जान चली जाए। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव अपने संगठन को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उन्होंने फिर से संगठन बनाने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर कहा है कि योगी जरूर कार्रवाई करेंगे और यूपी में संत हृदय के सीएम हो तो उन्हें भरोसा है कि वो तुरंत इन घटनाओं को लेकर सख्त निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संत हो तो उनका संत है, हृदय के मुख्यमंत्री हों तो मुझे तो भरोसा है कि वो तुरंत इन घटनाओं को लेकर के बहुत सख्त निर्णय लेकर के इन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। भाजपा नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने चाचा शिवपाल यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा यादव ने कहा है कि चाचा की अपनी चॉइस है, मैं उनका सम्मान करती हूं और वो घर के बड़े हैं, अगर उनका मन होगा तो पार्टी में उनका स्वागत है। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने अपराध को लेकर अखिलेश यादव के दिए बयान पर भी पलटवार किया है। साथ ही दावा किया कि योगी सरकार में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। शिवपाल जी ने जो ट्वीट किया, नाराजगी उनके एकदम सामने आ गई और आज उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चे का भी विकल्प है। आप क्या कहेंगी चाचा को? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि अब वो चाचा का अपना चॉइस है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो घर के बड़े हैं, बट पॉलिटिकली मैं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मेरे आइडल मोदी हैं, मेरे आइडल योगी हैं और चाचा जी ने जो भी किया अपने लिए, मुझे लगता है कि वो अब स्वयं रिस्पॉन्सिबल है और आपस में जो भी पॉलिटिकली उनको सही लगता है वो करना चाहिए। तो हमको भी बीजेपी में आना चाहिए, बातें तो बहुत हुई। अब उनका अगर मन होगा तो स्वागत है उनका भी पार्टी में। जी जी। तो आपने सुना क्या कहना अपर्णा यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो शिवपाल यादव ने खुद तय किया और अगर उनका मन होगा तो बीजेपी में शिवपाल यादव का स्वागत है। क्या हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य जिला अस्पताल भी पहुंचे और चौपाल भी लगाई। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता के लिए काम कर रही है, प्रदेश में विकास के काम को रुकने नहीं दिया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शीशे के घर में रहने वाले अखिलेश यादव 2022 की हार से बौखला गए हैं। भाजपा सरकार में कोई भी अपराध करके बच नहीं पाएगा। अखिलेश यादव घटिया राजनीति कर रहे हैं। मंत्री परिषद का समूह अलग अलग कमिश्नरी के लिए, मंडलों के लिए बनाया गया है। उसमें मुझे आज आगरा आने का अवसर मिला और कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का मौका मिला और उस समीक्षा को करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। हमें किसी भी हालत में रिजल्ट चाहिए। शीशे के घर में रहने वाले श्री अखिलेश यादव जी 2022 की पराजय से बौखलाए हुए, वह सत्ता के प्राप्त करने का एक जैसे ऐसा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे, उनका सपना जनता ने चकनाचूर कर दिया है। गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संरक्षक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराध करेगा वो बच नहीं पाएगा। मंत्रियों का दल प्रदेश के अलग अलग जिलों में रात्रि प्रवास पर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री दानिश आजाद और साथ ही दिनेश खटीक रायबरेली पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन मंत्रियों ने सबसे पहले स्वच्छता के तहत चलाई जा रही योजनाओं की हकीकत जानी। कप्तान का पुरवा में साफ सफाई की व्यवस्था देखी। इसके अलावा बस अड्डे पर अतिक्रमण देखकर जिलाधिकारी से उसे हटवाने के निर्देश दिए। बाद में कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को जानने के लिए जिला अस्पताल भी पहुंचे। यहां साफ सफाई की व्यवस्था देखते हुए मरीजों से सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में पूछताछ की गई। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ शहर में मौजूद कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट के बचत भवन में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों और जिलाधिकारी के अलावा पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। जहाँ कहीं पर भी प्रोबेबल अतिक्रमण है उसके लिए मैंने कहा है कि जिलाधिकारी 2-3 दिन का विज्ञापन कराकर एक सार्वजनिक सूचना देकर और जितना भी प्रोबेबल अतिक्रमण, किसी ने मिट्टी डाल रखी है, किसी ने गोबर डाल रखा है, किसी ने रेता बजरी डाल रखी है,
बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह बिजनौर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही गांव में चौपाल भी लगाई और जनता को प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के विधायक और पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राई साइकिल भी बांटी। विकास कार्य चल रहे हैं, इन सारे विकास कार्यों को लेकर के जिसमें अभी जो भी तरह की समस्याएं या कई तरह की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा चुका है, और या फिर जो पूरे होने वाली हैं किसी कारण से उनमें अगर कोई रुकावट है तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए शासन स्तर पर उनको लेकर के जाकर के और सारी जितनी भी जनता के लिए समर्पित योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार के द्वारा कराई जा रही है उनको समय से हम सब पूरा करते हुए जनता को समर्पित करें। इन सभी चीज़ों की समीक्षा बैठक। आम आदमी पार्टी भी अब आरएसएस की तर्ज पर देश भर में शाखाएं संचालित करेगी। इस शाखा का नाम तिरंगा शाखा होगा। जुलाई में यूपी से ही तिरंगा शाखा की शुरुआत होगी। पहले 6 महीने में यूपी में रोजाना 10,000 शाखाओं का संचालन होगा। साथ ही संघ की ही तर्ज पर आम आदमी पार्टी की शाखाओं में भी ड्रेस कोड होगा। हालांकि ड्रेस कोड अभी तय नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन से खास बातचीत की है। क्या इस दौरान कहा, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी जुलाई महीने से तिरंगा शाखाएं लगाने जा रही है। क्या इसका मकसद होगा, किस तरीके से लगेगी, उस बारे में बात करते हैं पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी से। क्या ये आरएसएस की नकल है, उसकी तर्ज पर करेंगे शुरू? आरएसएस की शाखा में क्या होता है वो तो आप जानते हैं, उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तिरंगा शाखा में क्या होगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। भारत का तिरंगा सामने लगाकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़कर हम ये संकल्प लेंगे कि भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा, नंबर 1। उसके बाद उस तिरंगा शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम वीर सपूतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में चर्चा होगी। आज़ादी के आंदोलन में 1857 और उसके बाद आज़ादी का आंदोलन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला, उसमें हमारे क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही, कैसे ये देश आज़ाद हुआ, इसके बारे में चर्चा होगी। फिर जो देश के अंदर सामाजिक आंदोलन चले तमाम, उसके बारे में चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर इसका मकसद भाईचारे और एकता को मजबूत करना और देश को मजबूत करना है। और अब खबर बागपत से, जहां छात्र आयुष की मौत मामले में नींद से अब अफसर जागे हैं। स्कूलों की जांच के लिए 50 टीमें गठित की गई हैं। डीएम राजकमल यादव ने ये टीमें गठित की हैं। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर इस दौरान 1 लाख का जुर्माना लगेगा। डीएम ने स्कूल सील करने के भी निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर बागपत से, जहां अब स्कूलों की जांच के लिए 50 टीमें गठित की गई हैं। छात्र आयुष की मौत के मामले में अब नींद से जागा है अफसर और स्कूलों की जांच के निर्देश दिए गए। डीएम राजकमल यादव ने ये टीमें गठित की हैं, जिसमें बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने स्कूल सील करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं बागपत में बच्चे की मौत के मामले में स्कूल के प्रबंधक एसबी यादव और जिस बस के नीचे आने से बच्चे की मौत हुई थी उसके ड्राइवर महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया। इस घटना की जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल चलाया जा रहा था। बिल्कुल हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री से जांच का पूरा जो अधिकारी इसमें शामिल है, जिस विभाग के, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आरटीओ का मामला हो, चाहे दूसरा विभाग हो, उसमें सबकी जांच करवाई जाएगी। अगर भाई ये इतनी बड़ी घटना, कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की लापरवाही रही है जो ये घटना घटित हुई है और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र मेरा इसमें, और मैं पूरी तरह आक्रोशित, मतलब इसमें परेशान है कि इस तरह का हादसा इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में हुआ। खबर मसूरी से एक हादसे की। मसूरी में एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बस की चपेट में एक कार भी आ गई। बताया जा रहा है कि बस में तकरीबन 40 सवारियां थीं, जिनमें कई लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात को, अब से कुछ देर पहले, ये बहुत बड़ा हादसा होता है। यहाँ पर एक बस
अनियंत्रित होकर सीधा सड़क से पलट गई। गनीमत रही कि नीचे घर था और इसके साथ एक कार भी इसकी चपेट में आई और कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बस ऊपर से आ रही थी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा हादसा कैसे पेश आया। अगर आपसे बात करी जाए तो कैसे आया पूरा हादसा पेश? सर जो भी था तुरंत हमने आके यहाँ पे शीशे फोड़े, कुछ लोगों को एकदम बाहर निकाला। काफी को बहुत बार हमने निकाला। यहाँ पे लड़कियाँ, एक लड़की थी जिसके ज्यादा नाक पे बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, तो वो सीट के नीचे फंस गई थी। फिर शीशा तोड़ के मैं घुसा अंदर, सीट तोड़ी, फिर उस लड़की को बाहर निकाला, फिर उसको रेफर किया। कितने लोग थे? कम से कम 4-5 लड़कियों को निकाला हमने, बाकी आधे से ज्यादा रोड से बाहर हो गए थे। क्या कुछ वजह पता नहीं लग पा रही? वजह कुछ पता नहीं लग पा रही कि किस वजह से हुआ, क्या हुआ। सुरक्षित है? हाँ, सब सुरक्षित है। घायल हुए थोड़ा, किसी का थोड़ा मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है। घायल हैं लोग, किसी प्रकार की हताहत नहीं है। हमारे साथ राकेश, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से था पूरा ये मंजर? तो मैं तो एक्चुअली अपने होटल की छत में खड़ा होता, तब तक एक आवाज़ आई बहुत जोर की। मैंने देखा, फिर किसी ने बोला कि वहाँ तक सर गाड़ी गिर गई है। तो हम मसूरी के नागरिक होने के हमारा फर्ज बनता है, तो हमारे देखा तो यहाँ पे काफ़ी लोग बस के इधर उधर से लेडीज से परेशान रो रही थी, किसी के नाक से खून निकल रहा था। दिखा सकते हैं कि ये बस एक कार को भी लेकर ये अपनी चपेट में गई है और इसमें ये बस चालक कहाँ है ये अभी पता नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही है और जो लोग हैं उनको, जो घायल लोग हैं उनको उप जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया है। और पुलिस की ये पूरी बात है कि आखिर ये पूरा हादसा किस तरीके से पेश आया होगा। पर सबसे अच्छी बात रही कि किसी को कोई किसी प्रकार की यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं है। मैं सुनील सोनकर, एबीपी न्यूज़, मसूरी। भगवान शंकर के धाम केदारनाथ के कपाट कल खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर पर गेंदे के फूलों से सजावट की गई है। बाबा केदार की उत्सव डोली केदारनाथ पहुंच चुकी है। अब बस इंतजार उस पल का है जब मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां मंदिर कितने भव्य तरीके से सजाया गया है आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ भी केदार में पहुंची हुई है। केदारनाथ में बाबा केदार की डोली पहुंच चुकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं केदारनाथ मंदिर के परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि डोली इस वक्त पहुंची है और 6 महीने के शीतकाल प्रवास के बाद यह डोली यहां पर रखी जाएगी। और कल सुबह है बाबा के द्वार श्रद्धालुओं के लिए, और जो बाबा के भक्त इस धाम से श्रद्धा रखते हैं उनके लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। तमाम उत्सुकता यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखी